यहाँ मौजूद सभी महान हस्तियाँ, सारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, क्रांतिकारी साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे ना हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, आ जाएगी मेरी बात समझ में, मैं ऐसी हरियाणवी बोलता हूँ कि आ जाती है। क्यों कुछ काम करना था, किसी ने आके और उससे पहले वालों ने कर दिया काम, बनवा कर करा लिया ऐसी तैसी अपनी। मैंने जो कुछ बोलना था सारा तो बोल दिया, करा लिया ऐसी तैसी अपनी। मैं क्या बोलूं भाई। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो बात मैं आपके बीच करने आया था वो सारी बातें तो आप तक पहुंच गई कि भाई खेल हो रहा है एक टावरों के जरिए, एक आपके शरीर में कोई केमिकल डालने के जरिए, एक कोई टेस्ट करने के जरिए। और मुझे लगता है 2 साल हो गए हम जैसे लोगों को बोलते हुए। 2 साल में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आप तक बात तो पहुंच ही चुकी है कि सरकार आपके साथ षड्यंत्र कर रही है। और क्योंकि आप उस स्थिति का, उस हालात के खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए भरी दोपहर में 2 बजे 1 बजे आप धूप के अंदर बैठे हो, इतनी शांति से, इतना आराम से, जिसको भागने की कोई जल्दी नहीं है। इससे ये साफ होता है कि आपको ये मालूम है कि आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होने वाला है। अब बचता है केवल अब आज आप लोगों के लिए यहां से क्या करना है, ये समझना है। एक तो जानकारियां इकट्ठी करनी है, उस पे मैं अभी का समय व्यर्थ नहीं करूंगा आपका। वो आराम से रोज घर में बैठ के आप सुन सकते हो हमारे चैनलों पे, है ना भाई। ठीक कैसे करना है, खेती पे बात करनी है तो आप सुनील का नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया सुन लीजिए। इस षड्यंत्र पे बात करना है तो नीडर इंडिया सुन लीजिए। इधर से भाई क्या नाम, गिल साहब भी लगे रहेंगे करने इस पे काम, अमन भाई भी लगे रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद अमरिंदर भी लग जाएगा, आप जैसे सारे साथी लग जाएंगे तो एक दूसरे को बात बताने, तो वो बातें तो आपके बीच में आती जाएगी। बूटा सिंह जी पहले से 2020 से लगे हुए हैं एक षड्यंत्र को बताने। और जब आप एक एक चीज को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। मान लो आपके साथ धोखा हो गया और आपको पता चलता है 2 साल के बाद, क्या फायदा फिर उसका। सब कुछ बर्बाद होने के बाद आपको पता चले, क्या फायदा। एक इंसिडेंट शेयर करूंगा आपके साथ। अगस्त 2016 में अर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। मैंने अर्जित पटेल की हिस्ट्री चेक करी, पता लगा अर्जित पटेल रिलायंस में काम करके आया है पहले, और उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा कि गवर्नर की नियुक्ति ये इशारा कर रही है कि जल्दी ही भारत के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और सत्यानाश का कदम उठाया जाने वाला है, और वो कदम बैंकों के जरिए होगा। उसके ठीक 2.5 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, और आप लोगों को बताया गया कि ये सब कुछ देश की भलाई के लिए किया जा रहा है। और मैंने लिखा, 2000 के नोट तो बाद में आए, लेकिन उस वक्त जब वो नोटबंदी हुई, उस वक्त मैंने लिखा था कि मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये, और हुआ बाद में। लेकिन जब आपको समझ में आ गया, तब तक आप उस नोटबंदी की इतनी बड़ाई कर चुके थे कि बाद में उसकी बुराई करने के लिए आपके पास शब्द नहीं बचे। आपको नहीं पता था कि नोटबंदी क्यों हुई थी। नोटबंदी का कारण था जो आपके साथ भविष्य में होने वाला है, डिजिटल करेंसी लेकर के आना। किस किस को मालूम है डिजिटल करेंसी का खेल? कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, आने वाले वक्त में आपके सारे नोट बैन होने वाले हैं, सारे नोट। इसीलिए ये सरकार ये कोशिश कर रही है
और इस सरकार से मतलब ये नहीं है कि जो पंजाब में सरकार है, ये सरकार का मतलब है जिस राज्य में जिसकी भी सरकार है और केंद्र में जिसकी भी सरकार है, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो सारे के सारे गुलाम हैं रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के, जो पूरा वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन को संभालते हैं। तो ये सरकारें क्या करने वाली हैं? आपको दे रखा है मोबाइल, और जिनके घर में नहीं है उनके घर में भी धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा। नहीं पहुंचेगा तो सरकार सब्सिडी दे के देगी, आपको देगी जरूर, और उसके ऊपर आपकी लोकेशन, आपकी जानकारियां, आपका बैंक का अकाउंट नंबर कनेक्ट होएगा। जैसे आजकल आप दुकान पे जाते हो, बड़े शान से कितने पैसे हुए, 17 रुपए हुए, फटाक से स्कैन कर दिया। वो चाहते हैं कि आप स्कैन करें, इसीलिए उन्होंने बैंकों से पैसा निकलवाने पे तो पैसा कटेगा ये निर्णय लिया। आप एटीएम से पैसा निकालोगे तो निर्णय लगेगा। आप जाओगे, अगर रोड के ऊपर जा रहे हो और हाईवे के ऊपर अगर आपको फास्टैग से अपना टोल टैक्स देना है, अगर गाड़ी के फास्टैग से दोगे तो आपके 50 रुपए कटेंगे, लेकिन जेब से अगर कैश देना हो तो 100 रुपए लगेंगे। यानी कैश के इस्तेमाल को वो धीरे 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 इतना कम कर देंगे कि आपको बैंकों के बंद होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और आपका पैसा हो जाएगा डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल करेंसी जो आपके पास आ गई, इसका क्या होगा ये मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। अभी जो दूसरी चीज लेके आ रहा हूं, अभी तो ये एक चीज है। अब जिंदगी से जुड़े हुए सारे पहलुओं को शुरू से लेके आखिर तक एक बार नजर मारना पड़ेगा अपने को। वैसे आप लोग बहुत जागे हुए लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको मैं जोड़ना आपको थोड़ा थोड़ा एक बार मोटा मोटा बता दूं। पैदा हुआ बच्चा होएगा अस्पताल में, इस बात का पूरा इंतजाम कर चुकी है सरकार कि घर पे दाई आपके बच्चा नहीं जन सकती। अगर दाई ने ये काम कर दिया तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वालों की मदद से उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। और अगर बच्चा अस्पताल में दाखिल हुआ है तो उसके सारा रिकॉर्ड अस्पताल के पास होगा, उसको बचपन से लगने लग जाएंगे टीके। और अभी आप लोग 65-70 के हो गए, अब तो 65 तक, 70 तक, 80 तक आ लिए, एक भी उम्र के आदमी को नहीं छोड़ना, सबको लगेंगे। एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चली थी, आईसीडीएस चली थी भारत के अंदर, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों की जिम्मेदारी लगाई गई थी डब्ल्यूएचओ के लाए हुए कागजों से। और सुनील बोला करता है अपने कागजों के अंदर, और बड़े बड़े लोग जो समझदार लोग हैं वो बोला करते हैं। आप हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज से 40 साल पहले कौन से गांव में अस्पताल होता था हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में? जब अगर अस्पताल नहीं था, इसका मतलब क्या है कि बीमारी भी नहीं थी। जिस देश के अंदर बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिस देश के अंदर मेरी दादी की 8 संतानें, मेरी माँ की 5 संतानें और एक भी अस्पताल में नहीं पैदा हुई, सारी की सारी घर में पैदा हो रही। हमारे तो उस टाइम पे तो खेत में पैदा हो जाया करते थे और लेके अपना बच्चा घर आ जाया करती थी। उस देश के अंदर वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हमको बताएंगे? बताओ, ये नहीं समझ में आया हमारे को। धीरे धीरे पीढ़ियों को खत्म कर दिया। आज ये षड्यंत्र चल रहा है, इस बात का पता किसको है? केवल उस आदमी को जिसकी उम्र 40 से ज्यादा है, या अगर 40 साल से कम उम्र का बच्चा है तो या तो उसने राजीव दीक्षित को समझा होगा या उसने गुरुओं की परंपरा को माना होगा, अपने पुरातन संस्कृति को समझता होगा, उसको फॉलो करता होगा। नहीं तो 40 से कम उम्र का बालक तो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और टेलीविजन के जरिए यही समझता है कि विदेश में बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है। अब जब मान लीजिए एक पीढ़ी को अगर ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये भाई आपके साथ में षड्यंत्र हो गया, हम लोग जो 40 से ऊपर के हैं अगले 30 साल में, 40 साल में निकल लेंगे, तो जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो टेलीविजन से आज देख के ये कर रहे हो झरोना आ गया, झरोना आ गया, वो जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? भाई 40 साल पहले एक बीमारी भी आई थी 2020 में, उसमें भी सबके नाक बंद हुए थे। और वो अगली पीढ़ी को बताएंगे कि यह सच्ची थी, जैसे आप लोग बताते हो कि वह उस टाइम पे वो बीमारी आया करती। आपके साथ 1918 में है, 2018 में, जो अब 2018 में, उससे पहले 1918 में आई, चाहे फिर स्मॉल पॉक्स हो, चाहे फिर चेचक हो।
इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करता है बच्चा, कंप्यूटर इंजीनियर है कोई, कंप्यूटर में काम करता हो, है ना? आप तो माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास जानते होंगे बहुत अच्छे से। वो पहले एंटीवायरस बनाता है, बाद में उसका वायरस बनाता है। एंटीवायरस बेचना होता है तो वायरस चलता है, अपडेट करना कंपलसरी हो जाता है। इसी तरह से आपका सर्टिफिकेट अपडेट करना कंपलसरी हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये केवल हरियाणा और पंजाब बचा हुआ है, और पंजाब भी थोड़ा बचा हुआ है। पंजाब में बहुत कम लोग बचे हैं। क्यों? बड़े लाड लड़ा के केजरीवाल लेके आए थे, आते ही सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए बनाने लगाने, आते ही चालू कर दिया लोगों को मरवाना, आते ही चालू कर दिया लगाओ भाई टीके फटाफट सबको। हमारे वहां थोड़ा टाइम हो गया लगते हुए। हरियाणा ने तो डिक्लेयर कर दिया। आज की खबर है, अगर आपको मैं खबर दिखाऊं तो आपका मजा आ जाएगा आपको। मतलब अभी जो ये घर घर दस्तक चली हुई है, इस घर घर दस्तक में सुनील ने मेरे पास खबर भेजी थी। ये देखो, गांव में किसी ने नहीं लिया टीका, 0, एक भी आदमी नहीं लगवाता। इसका मतलब वहां के गांव जाग गए। स्कूल अपनी मर्जी से खोले, अस्पताल अपनी मर्जी से खोले, बाहर अपने आप निकलने लगे। गुलामी की जो निशानी मुंह के ऊपर रखते थे वो अपने आप फेंकी, और अब जो घर घर दस्तक भी फेल हो गया। लेकिन एक बड़ा दर्द है पंजाब के लिए, और पंजाब इस षड्यंत्र में सबसे आगे लुटने वाला है, सबसे पहले बर्बाद होने वाला है। क्योंकि उनकी नजर 2 जगह है, एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगल, और एक पंजाब और हरियाणा की जमीन। सबसे उपजाऊ जमीन है, इसीलिए पंजाब के बच्चों को यहां से, यहां की जवानी जो सबसे मजबूत जवानी हुआ करती थी, गुरु गोविंद सिंह के जो पूत थे जो यहां खड़े होते थे लड़ने के लिए, या तो नशे की गर्त में डाल दिए और या विदेश भेज दिए, और उनके मां प्यो यहां कल्ले कल्ले बैठे हुए हैं। ये प्लानिंग है। आपके बच्चों को यहां रोटी नहीं देंगे जानबूझ के। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको भगवान का झुंझुना पकड़ा दिया, मंदिरों में भेज के आपको रोज की रोज वहां लगा दिया कि तुम तो इसको मांगो, इससे पूछो कि इसने किस्मत खराब क्यों बनाई, इसकी गलती है। भगवान ने तुम्हारी किस्मत ही खराब दे रखी। आपको यह बताया गया कि आपकी किस्मत खराब है, यह नहीं बताया कि आपने नेता कैसे चुनना है, आपने अपनी सरकारें कैसे चुननी है, मुद्दे कैसे उठाना है, बोलना कैसे है, और सवाल कैसे पूछने हैं, ये तो भूल ही गए। क्या हुआ बेटा? ये सिखाया कहां किसी ने? बचपन में स्कूल में सिखाया हो, उसके बाद आपके पड़ोस में समाज ने सिखाया हो, मां बाप ने सिखाया हो, सरकार ने जागरूक करके सिखाया हो। बोलना तो सिखाया ही नहीं, एक ही चीज सिखाई, चुप चुप रह, बोलना नहीं। क्योंकि अगर मां बाप के आगे बोलेगा तो संस्कार खराब, टीचर के आगे बोलेगा तो ये काम का स्टूडेंट नहीं है, सीखने का शिष्य, इसमें गुण नहीं है, सरकार के आगे बोलेगा तो अच्छा नागरिक नहीं है। बस चुप रहो, चुपचाप जो सरकार बोले वो चुपचाप मानते रहो। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बोलने की गुंजाइश बचे तो इनके इतने संगठन बना दो कि ये लोग एक दूसरे की शक्ल भी देख के राजी नहीं रहने चाहिए। और पॉलिसी ऐसी बना दो कि आदमी को आदमी का दुश्मन साफ दिखना चाहिए। यहां पे मैंने देखा कि सारी जात बैठी है, सारे धर्म बैठे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, यहां पे राजीव दीक्षित भाई को सलाम करने वाले भी बैठे हैं, भारतीय संस्कार सभ्यता को पूरने वाले गुरुजी भी बैठे हुए हैं, यहां पे जय भीम बोलने वाला भी बैठा हुआ है? यहां पे गांधी को मानने वाला भी बैठा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर इनको अलग किसने किया भाई? इनको अलग अलग बोलना किसने सिखाया? आपको वो पॉलिसी दी गई, रिजर्वेशन दे दिया। मैं आपको अपने जो स्वर्ण, जिनको अपने लोग स्वर्ण कह के अपने आप को चोड़े हुए रहते हैं, मैं उनके लोगों को बोलता हूं, जब वो बच्चे बात करते हैं ना तो वो क्या कहते हैं कि हमारा तो जो नौकरी थी ना, हमारा जो भविष्य था वो रिजर्वेशन वाले खा गए। और जब मैं रिजर्वेशन वालों को देखता हूं तो उनको ऐसा बता रखा है कि तुम्हारे हिस्से का ये वाले खा गए। लड़ते रहो आपस में। जबकि असलियत क्या है कि केवल 1% नौकरी मिलनी है। 1% मतलब अगर मोहल्ले में 100 बच्चे हैं तो 1 को मिलनी है। बना लो हिसाब, किसके वाले को दोगे? क्यों जी?
और बाकी के 99 उस एक वाले की जात को रोएंगे। वो एक वाला कोई सी जात का होगा, इनने मार दिए भाई। ये हो रहा है अपने बीच में। इसलिए असली समस्या उठाने की हमारे पास ना समझ छोड़ी ना समय छोड़ा, रोटी की दौड़ में भगा दिए। अब आते हैं षड्यंत्र के ऊपर। पैदा होने से शुरुआत करी, आपकी सारी जानकारी सरकार के पास पहुंची, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में आपका बच्चा वो पढ़ेगा जो वो बताएंगे, समाज के क्या काम आएगा वो नहीं बताएंगे। उसके बाद नौकरी में भी वो करोगे जो वो बताएंगे, समाज के काम आ रही है कि नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद बाकी चीजें तो आप लोगों के सामने है ही। आज जब सरकार ने आपको आपके शरीर में केमिकल डालना था, जब आपको कोई इंजेक्शन लगाना था, तो एक भी आदमी आपके पास आकर के ये नहीं बोला कि इसके लगाने के बाद तुम दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे। एक भी आदमी ये नहीं बोला कि इसको लगाने के बाद अगर तुमको कुछ हो गया तो उसके साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी सरकार की है और तुम्हारे परिवार को हम इतने पैसे देंगे। किसी ने बोला क्या? क्या बोला? तुमको काम नहीं करने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, आपको हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तनख्वाह नहीं निकलेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको दूध नहीं मिलेगा, दुकान मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो आपके पेट के साथ जुड़ी हुई थी वो नहीं करने देंगे। अब पेट के साथ जोड़ दिया। और अब आने वाले टाइम में आपके लिए 2-3 चीजें आ रही है, जिसका एक सबसे बड़ा नाम जो प्रचारित किया जाएगा वो है यूबीआई। सुना है किसी ने यूबीआई? यूबीआई नहीं सुना? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये क्या कहती है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए कम से कम इतना रुपया तो मिलना ही चाहिए। किसानों को 6-6 हजार रुपया देने की शुरुआत करी थी, याद है? सरकार ने 6-6 हजार रुपया देने की शुरुआत करी। वो शुरुआत क्या थी कि आप लोग सरकार की दी हुई उस दया के ऊपर निर्भर हो जाओ और उसके बाद आपकी रोजी रोटी आपको घर पे बैठे मिलती रहे। राशन वाले को राशन मिल जाए, दुकान वाले की दुकान बेशक बर्बाद हो गई है, रोटी जितना रोशन की रोटी वो पैसा मिलता रहे। और इसी तरह से हर आदमी को पेट पूरा भरने के लिए इतना मिल जाए, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं। और वो भी केवल तब मिलेगा जब आप सरकार की सारी शर्तों को पूरा करोगे। उसकी टेस्टिंग पिछले 2 साल में ये लोग कर चुके हैं। धीरे 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 आप लोगों को घरों में बंद करके ये रेडिएशन की टेस्टिंग करेंगे, 5G की टेस्टिंग करेंगे, 6G की टेस्टिंग करेंगे, शरीर में चिप लगाने की टेस्टिंग करेंगे, RFID की टेस्टिंग होने लग गई है वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर और अमरनाथ के ऊपर, कि वैष्णो देवी पे कोई लगाएगा तो आपके यहां चिप लग जाएगी बॉडी के अंदर, RFID। धीरे धीरे वो चिप पूरी बॉडी के अंदर लगनी शुरू हो जाएगी। नोकिया के सीईओ का बयान था हफ्ता भर पहले का कि 6G आने के बाद मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोन किसी काम नहीं आएंगे, आपके शरीर में चिप लग जाएगी। आपने अपनी मम्मी को फोन करना है तो बस इतना ही बोलना है, कॉल मम्मी, लग गया। मम्मी के बेला बजेगी, मम्मी यहां से बटन दबाएगी, हाँ बोल बेटी, और ऐसे ही बैठी बैठी बत्ते। ये होने वाला है, ये हो चुका है, एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। आप लोगों तक सिर्फ खबर लेट पहुंचती है। ये लोग न्यूरालिंक बना चुके हैं, मेटावर्स बना चुके हैं, डिजिटल वर्स पूरा का पूरा बना चुके हैं। यहां तक कि कुछ जगह पे ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि आपके शरीर के अंदर नैनो रोबोट्स और सेंसर भेज के, और आपकी जो आप उसके टॉयलेट के अंदर जो आपका वो फ्लश होता है उसके अंदर सेंसर लगा के आप किस टाइप की पोटी करते हो इसका भी पता लग जाता है उनको। और उसके हिसाब से रसोई के अंदर, किचन के अंदर क्या खाने से आपकी गट हेल्थ खराब हुई थी उस वाली चीज पे ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा, ये खाने को नहीं मिलेगा तेरे को भी। ये टेस्टिंग वो कर चुके हैं। यानी कि आपका घर से निकलने के बाद आप कहां जा सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या खरीद सकते हो, क्या पहन सकते हो, मुंह के ऊपर कुछ पहनना है कि नहीं पहनना है, आंख में चश्मा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि आपका आंख का रेटिना को सीसीटीवी कैमरा पढ़ नहीं पाएगा तो आपको चश्मे पहनने पे भी बैन हो सकता है। इस लेवल पे गुलामी आने वाली है आपके लिए, और उसकी शुरुआत होगी
डिजिटल करेंसी से। डिजिटल करेंसी बैंकों की बर्बादी और आपके सारे संस्थान बर्बाद होना उसकी पहली कड़ी है। आप देख लो आपके आसपास आपका एक भी सरकारी संस्थान बचा हो तो, जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे बिकने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और बाबा जी आपको तो पता होगा, आपके गांव में, आपके शहर में सरकारी स्कूल की जमीन किसकी है? पंचायत ने दे रखी है या हमारे किसी बुजुर्ग ने दान दे रखी है? सरकार की नहीं है वो। लेकिन पिछले 8 सालों में हमारे राज्यों की सारी सरकारों ने अपनी सरकारी जितनी भी जमीन थी, चाहे जोहड़ थे, चाहे अस्पताल थे, चाहे स्कूल थे, चाहे खाली पड़ी जमीन थी, चाहे सेना की जमीन थी, चाहे कोई और जमीन थी, सारी जमीन सरकार अपने नाम रजिस्ट्री करवा चुकी है। और आज समाज का 90% आदमी लोन पर बैठा हुआ है। उसका घर लोन पर है, उसकी गाड़ी लोन पर है, उसका खेत लोन पर है, उसकी फसल लोन पर है कि नहीं? इसका मतलब जब वो लेना चाहें आपसे, आपकी जमीन वो जब चाहें ले सकते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। पैसा आपका खत्म हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा से आपकी निगरानी हो जाएगी, आपके पास धातु नहीं बचेगी। आपको रोज की रोज प्रेशर आएगा कि जल्दी से जल्दी अपने हाथों में पहनी हुई ये अंगूठी जो है ना, ये जल्दी रजिस्टर कराओ, सरकार को बताओ कितना सोना पड़ा हुआ है घर में। जो रजिस्टर्ड नहीं होगा सरकार उठा के ले जाएगी, और जो रजिस्टर्ड होगा उसके हिसाब से बर्बादी को भी स्लो कर लेगी कि अच्छा अभी 40% लोगों के घरों में सोना पड़ा हुआ है और बर्बादी करो। इतनी भूखमरी ले आओ जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ। लेडीज ने अपने घरों के आभूषण, जो अपनी अंगूठियां, अपने चेन, वो बेचनी पड़ी रोजी रोटी के लिए। 1800 रुपए किलो दूध था वहां जब भूखमरी आई थी। यहां तक कि हमारी वहां श्रीलंका की औरतों ने देह व्यापार शुरू किया था, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ा। यह हालत आ गई थी वहां। यह हालत अब इंडिया में आने वाली है। और इसीलिए सरकार ने अपने देश को थाईलैंड बनाने का सोचा। आज भारत के अंदर देह व्यापार को वैलिड बना दिया इन्होंने, कानूनी। यानी आज हमारी गली के अंदर अगर कोई लड़की अपना शरीर बेचना चाहे तो सरेआम बेच सकती है, मोहल्ले का कोई आदमी टोक नहीं सकता उसको। यह कानून बनाया है, पिछले हफ्ते बना के पास करा, और हम लोग सोए हुए हैं क्योंकि ये अपने देश को वैश्यालय बनाने पे तुले हुए हैं, जिनको ये लोग किसी धर्म का ठेकेदार बोलते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरियों के लिए संस्थान खत्म हो गए, घरों से पैसे खत्म हो गए, जमीनें खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई, खेत में अनाज के अंदर केमिकल है, बीमारी के नाम पे आप जिंदगी भर दवाइयों को, डॉक्टरों को दे रहे हो। बचा क्या है? बचा क्या है आपके पास, मेरे पास? मैं अपने बच्चे को क्या जिंदगी दे के जाऊंगा? जो ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कैसी जिंदगी देंगे हम लोग? ये कभी सोचा है क्या? लेकिन सोचने के लिए टाइम किसके पास है? सोचने वाले लोग कितने हैं? सोडी साहब बैठे हैं, मनोजर बैठे हैं, उनको आना पड़ता है गुरदासपुर से। अमरिंदर बैठा है, इसको अंबाला से आना पड़ता है, इसको करनाल से आना पड़ता है, ये तरन तारण से आए हैं संधू साहब, है। कितने सारे तो लोग मिलके आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि यार पंजाब में इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत सोचने के लिए घर से निकले हैं। इससे बचाने का क्या तरीका है? हमने तो ये चीज सोची, उनके तो कहने ही क्या है, डॉक्टर साहब के तो सरकारी नौकरी पे हैं, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आते हैं। वो ऐसी तैसी कराओ, जब समाज ही खराब हो जाएगा तो हम क्या करें? बात ये थी कि समाधान क्या है। गालियां देने वाले लोग आपको हर कदम पे मिल जाएंगे। कोई राजनीतिक रूप से सोच के गाली दे देगा, कोई जात के नाम पे दे देगा, कोई धर्म के नाम पे दे देगा। तो समाज को जोड़ने के नाम पे लोग आएंगे कैसे, आगे कैसे आएंगे और कौन आएगा? सबसे पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि अवतार तो कोई आएगा नहीं। दूसरी बात यह समझनी पड़ेगी, आपके मोहल्ले से और आपके गांव से, आपके शहर से बाहर से भी कोई नहीं आएगा, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। तो यह भी सोचनी पड़ेगी कि आपके घर के बाहर से भी कोई नहीं आएगा।
इसका मतलब यह हो गया कि जिसको समझ में आ गया उसी को घर से निकलना पड़ेगा। देखो जी, जिसको समझ में नहीं आया उसकी तो गलती नहीं कोई। जो आदमी सोया ही हुआ है, उसे पता ही नहीं बाहर ढोल बज रहे हैं कि ब्याह हो रहा है कि कोई मर गया, उसको पता ही नहीं, बेचारे को सो रहा है, अपना ठाठ से सो रहा है, उसको सोने दो। लेकिन जो जाग गए उनको तो इकट्ठा कर लो, उनको तो बचा लो। वो तो मिलके अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए चिंतन करने लग जाओ। ये सोच करके हमने जनता सरकार मोर्चा का गठन किया कि भाई हम लोग ऐसा एक संगठन तैयार करते हैं जो संगठन नहीं होगा, जो किसी का परिवार होगा। हम लोगों ने इसीलिए कोई प्रधान नहीं रखा, हमारा कोई चौधरी नहीं, भाई सब बराबर। लेकिन जो आदमी वैचारिक रूप से हमारे साथ जुड़ जाएगा जनता सरकार मोर्चा में, फिर उस आदमी की यह ड्यूटी हो जाएगी कि अब वो अपने परिवार और अपने शरीर, जब वो उसका जरूरत पूरी कर ले, अपने घर की जरूरत पूरी कर ले, तो बचा हुआ टाइम तो कम से कम समाज को दे दे। बचा हुआ, हम नहीं कहते हमारी तरह बर्बाद हो जाओ, हम नहीं कहते अपना सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि हमने देख लिया हम टूटने वाले हैं। अगर लोग हमारे साथ नहीं आए तो हम टूट के छोड़ के अपने घर बैठने वाले हैं। कितना बोलेगा कोई? 10 साल, 15 साल, 12 साल से तो सुनील बोल रहा है, 15 साल हो गए मैं निकला हूं, 6 साल से तो मैं अपना घर बार छोड़ के निकला हुआ हूं, बताता फिर रहा हूं गांव गांव तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है, तुम्हारी औलादें बर्बाद होने वाली है, तुमको अगर उठ के खुद से करना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा, नहीं आएगा, ना कोई नेता बचाने आएगा, ना कोई पॉलिटिशियन के साथ साथ ना कोई और समाज सेवी आएगा, ना कोई पैसे वाला, कोई नहीं आएगा। दान के नाम पे 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए पकड़ा जाएगा, थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे। व्यवस्था बनानी होगी तो व्यवस्था वहीं के लोगों को बनानी पड़ेगी, और वहां के लोग जब तक खुद आकर के चिंतन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले चिल्ला चिल्ला के बोलना होगा कि आओ ए पंजाब के लोगों, ए भारत के लोगों, ए हरियाणा के लोगों, आओ, ये लोग हैं जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो घर से निकलने को तैयार हैं। वरना आप लोगों को कहां पता था कि इतने लोग, इतने भी नहीं पता था आपको तो। क्यों जी मनीष जी, क्या कह रहे थे? मैं तो कल्ला हूं जी। कहां हो कल्ले? देखियो जलंधर में कितने लोग हैं, हम घर से निकले तो नहीं। ये नहीं, ये भी बोल रहे थे कल्ला, ये भी बोल रहे थे कल्ला, ये भी सोच रहे थे कल्ला, संधू साहब भी सोच रहे थे यार मैं कल्ला ही बोल रहा हूं। कल्ले नहीं है भाई, निकलना पड़ेगा बस। वो बिल्ले से हैं, वो बोले से हुए लगे हुए हैं अपने अपने इलाके में, उनको ढूंढना पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के भाई एक तो मैं रहा, दूसरा दूर से चिल्लाएगा एक मैं भी हूं, तीसरा चिल्लाएगा मैं भी हूं। और यकीन मानिए आज हरियाणा के अंदर जनता सरकार मोर्चा की हर जिले के अंदर 200-250 लोग खड़े हैं, ऐसे खड़े होकर के कि एक भी आदमी के साथ अगर एक आदमी रुकवाया था। अरे अमीन अमन देखो मैं आपको एक बात बताऊं बाबा जी, जो ये काम करते हैं ना, मैं आप सच्ची बताऊं, मैंने एक चीज नोटिस करी है पिछले, खास तौर पे पिछले 6-7 साल में। मैं जब लगा था इसके अंदर तो मुझे ऐसा लगता था तू, तेरा दिमाग सटक गया है। घरवाली भी बोलती थी, कोई सुनता भी है कि नहीं? बोलती थी हाँ, लेकिन मैं उसको ये बोलता था कि देख पूनम, कोई नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा, मेरे को समझ में आ गया है, मैं चुप रहूंगा तो मैं समाज का कसूरवार हो जाऊंगा, इसलिए मेरे को तो निकलना पड़ेगा। उसने मेरे को रोका भी नहीं, बोली कि चल ठीक है, जो तेरे को ठीक लगे तू कर ले, जैसा होगा काट लेंगे हम। तो हम लगे, और यकीन मानिए पिछले 10-12 सालों में अपने ही परिवार से इतना लड़ना पड़ा, क्योंकि सबको डर लगता है, परिवार को डर लगता है। आप लोगों को तो यहां बैठ के बड़े आराम से क्रांतिकारी क्रांतिकारी कह देते हो, हम लोग चौड़े हो जाते हैं। वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई गालियां दे या क्रांतिकारी गए, सच्ची बताऊं जी मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यह मालूम है कि मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, मैं अपने बच्चे के लिए लगा हुआ हूं। मैं इसलिए लगा हूं कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे बच्चे को कैसा समाज दे के जाऊंगा। मैं को क्यों आपकी चिंता लगे, जान नहीं पहचान खाम खाई मैं आपके बच्चों के लिए लड़ूं? क्यों लड़ूंगा भाई, बताओ तो मेरे पास क्या है? मैं तो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूं भाई, कि आपका बच्चा सुरक्षित होगा, आपका बच्चा सेफ होगा तो मेरा बच्चा अपने आप सेफ है।
तो मैं तो अपने स्वार्थ में लगाऊं। तो यही बात मैं समझा करके जब गया, लेकिन आप मैं ये बात बता रहा था कि आप लोगों को तो क्रांतिकारी दिखाई देता हूं, मेरे घर वालों की तो सांस अटकी पड़ी रहती है। जब तक हर 2 घंटे में ये पूछ के नहीं कहते कहां है भाई, फिर मेरे को ये कहना पड़ता है मेरा फोन सरकार सर्विलेंस पे बता नहीं सकता, भी रखो फोन, सरकार पीछे पड़ी 24 घंटे। उनको तो डर लगा रहता है ना कि आज औलाद वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन जब निकले भाई, देख अकेले रहेंगे तो भी घर में घुस के मारेंगे ये लोग, तो घर में घुसने लगे थे ना। हरियाणा में लोगों ने, सच्ची बता रहा हूं, लठों के ऊपर तेल लगा करके स्टिकर चिपका रखे हैं कि ये घर घर दस्तक वालों के लिए है, आओ कोई तुमको बताएंगे। लेकिन ये चीज, ये हिम्मत कहां से आई पता है आपको? हरियाणा को ये हिम्मत पंजाब ने ही दी थी। जिस टाइम पे सबसे पहली बात बड़े भाई का सहारा, दूसरी बात जब किसान आंदोलन हुआ तो शुरू करने वाला पंजाब था। हम लोगों में इतनी हिम्मत कभी नहीं आती अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो जी। हम बोलने लग गए, हमारे को बात समझ में आ गई, हम निकल गए, हमारे को जगा के और पंजाब आप पे हो गया। मैं कहा ले यार, हम सोच रहे थे दोबारा शुरुआत पंजाब करेगा, हम सोचे हो ये तो वो हो गया, ये खेत में काम करके आके सो जाते हैं, खेत में फिर आग लगती रही। मैं कहा भाई ये फसलों की और नस्लों की शुरू करी थी, फसलों की जीत ली, नस्लों की बचलाओ, तो अब मिलके फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस बार बदला तार देंगे, इनकी शुरुआत हरियाणा कर देगा, इसकी आप गारंटी देते हैं जी। लेकिन पंजाब के बिना हरियाणा नहीं जीत पाएगा, क्योंकि चाहे मुगलों का दौर हो और चाहे अंग्रेजों का दौर हो, इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। बस सारा भारत उठता रहे हो, हमारा कोई ना कोई गुरु फिर आगे सामने आकर के खड़ा हो जाता दुश्मन के आगे कि आ जाओ, फिर ललकार देते थे। हैं गुरु गोविंद सिंह जैसा कोई फिर से निकलेगा पंजाब से, और कोई भगत सिंह जैसा फिर आएगा और फिर लीड करेगा और फिर बचाएगा। इस उम्मीद में हमें आप लोगों के बीच आना पड़ा, और इसी उम्मीद में हमें पंजाब के अंदर घूमना पड़ेगा। तो एक तो जब आप लोगों के बारे में पता चलेगा कि पंजाब में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, उधर पटियाला के पास एक गांव था, कौन सा गांव था वो सुरेंद्र का? जंड मंगोली, वहां से शुरू हो जाता था एक बारी, तो 10 एक दिन पहले आसपास के लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अभी शनिवार को 11 तारीख को करनाल, कैथल और पानीपत और कुरुक्षेत्र की 4 जिलों के इकट्ठे जो लोग हैं योद्धा, वो इकट्ठे होंगे करनाल में, और फिर पंचकुला, ट्राई सिटी के, मोहाली के और चंडीगढ़ के और यमुनानगर के और अंबाला के लोग इकट्ठे होंगे फिर पंचकुला के अंदर 12 तारीख को, संडे को। इसी तरीके से पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा से 5000 परिवारों का एक परिवार बना रहे हैं कि ये परिवार है जनता सरकार का परिवार, और हम ऐलान करेंगे कि सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ हम इन 5000 लोगों को नहीं चाहिए। अपनी ऐसी तैसी कराओ, ना तुम्हारा इलाज चाहिए, ना तुम्हारे पैसे चाहिए, ना तुम्हारा लोन चाहिए, ना तुम्हारा कुछ और चाहिए, लेकिन हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देख लोगे। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेंगे और अपने बच्चों को खुद रोजगार दे लेंगे, अपना खाना खुद उगा लेंगे, अपना बिजनेस खुद कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों से बगावत करने के लिए अपनी करेंसी भी हम अपने आप चला लेंगे, तुम्हारे नोटों की जरूरत नहीं है हमारे को। तो ये 5000 परिवार जब बड़े होते होते 5 लाख तक हो गए, तो भाई फिर वो याद करने का दौर है कि जिस वक्त 1947 से पहले 1857 से लेके 1947 तक केवल 7 लाख लोग क्रांति में शामिल थे। तो यहां तो फिर इसका मतलब क्या होगा, क्रांति की शुरुआत होते हुए देर लगेगी नहीं, क्यों जी? तो आज का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को इकट्ठा करना है, आप साथ आकर के एक दूसरे को समझिए। और मेरे ख्याल से आज जात की, धर्म की, पार्टी की, रंग की, पैसे की, सामाजिक दूरी की, पढ़ाई लिखाई की, कौन अनपढ़ है कौन पढ़ा लिखा है, ये सारी दूरियां मिटा करके इकट्ठे होकर इस तंत्र के खिलाफ लड़ने का टाइम है। बस उसको यह बात समझ में आनी चाहिए, बस एक ही चीज आप लोगों के अंदर कॉमन होनी चाहिए
कि इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। इंसान लड़ेगा और जीव मात्र को बचाने की लड़ाई इकट्ठे होकर इन ताकतों से लड़ेंगे। बीज बचाने की लड़ाई है ये, बीज बचाने की, इंसान का बीज भी, अपने पशुधन का बीज भी और खेत का बीज भी। ये पूरी की पूरी लड़ाई क्या है, ये मैं, अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैं आपको सिलसिले सर बता दूंगा। फिर खेती पे कैसे काम करना है, सुनील 12 साल से काम कर ही रहा है, ये पूरा बता देगा कि हम लोगों को पंजाब में खास तौर पे पंजाब को जहर मुक्त करना पड़ेगा। पंजाब के दिलों में इतना प्रेम है, अमृत बसता है पंजाब के दिलों में, लेकिन पंजाब के खेत में और पंजाब की नदियों में जहर चलता है, जहर, उससे मुक्त करना पड़ेगा पंजाब। जहां जहां हरित क्रांति आई थी, जहां जहां हरित क्रांति आई थी, वहीं वहीं कैंसर है। और अगर आप पेस्टिसाइड वाला पानी या पेस्टिसाइड वाले अगर फसल खाओगे, उगाओगे, तो शहर में रहने वाले आदमियों के पास भी ऑप्शन नहीं है, वो जहर वाला ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले टाइम में हम सारे परिवारों की शिक्षा, रोजगार, खेती, परिवार, शरीर और शरीर के अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, एक एक चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। बस इसकी कामयाबी इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि कैसे लोग हमारे साथ आएंगे और कितने लोग आएंगे। थोड़े से लोग आए और सारे लालची लोग आए तो थोड़े दिन में हम भी लड़ झगड़ के रह लेंगे, ठीक है जी। और अगर जो अच्छे लोग आए तो कल को हमारे को आप पे से चंदा मांगने का भी जी करेगा। आज तक तो हमने किसी मांग नहीं पाए, क्या करेंगे भाई अगर लोग ही नहीं होंगे तो। मान लो हमारे पास उस चीज को संभालने वाले लोग नहीं है तो हमारे पास किसी चीज का कोई मोल नहीं, चाहे हमारे पास कोई ज्ञान हो, चाहे हमारे पास कोई धन हो, किसी काम का नहीं। आदमियों के साथ है, क्यों जी, वो कहते हैं ना, मान साहब क्या करें, जग जूंदे आते मेले है जी। तो हम जिएंगे, हम साथ हैं इकट्ठे, तो इसको लड़ाई को लंबा लड़ लेंगे। और अगर अलग अलग रहे तो यकीनन आप अपनी आंखों से अपनी औलाद को गुलाम होते हुए देखोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। बस हाँ, अगर आपने इकट्ठे होकर के अगर आप लोग लड़ लिए तो इनका एजेंडा 2033 तक है। ये लोग सब कुछ रीसेट करना चाहते हैं। मैं ये सारी चीजें मोटी मोटी क्यों बताई, ये इसलिए बताई, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीजें आधार कार्ड के साथ जोड़ रखी है। सबसे पहले आधार कार्ड का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा आपको। दूसरे नंबर पे इंटरनेट के साथ जोड़ रखी है, इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। खास तौर पे मोबाइल पे, अपने मोबाइल छोटे ले लो और इंटरनेट चलाना हो तो घर आके चलाओ। बाहर कहां जाते हो इस बात के लिए अपने ये बड़े वाले फोन, देखो जी हमारी तो मजबूरी है, कदे नहीं सोचो ज्ञान तो देवे दूसरों ने, आप तो इतना बड़ा ले रहा। बता दो, सवाल देंगे, पूछ ही लो। सर ऐसे है कि मैं हर रोज कम से कम 8 PM नाइट में मैं रोज सैटेलाइट देखता हूँ। मैंने अंकल से भी बात की थी कि मैं चलता हुआ सितारा देखता हूँ। पंजाब में 8 PM का कोई मतलब और भी हो सकता है। वैसे तो अपने शाखा जी भी जाते हैं ना। तो मैं रोज सैटेलाइट देखता हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी परसों दिखाया और परसों मैंने अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड किया, लाइव किया फेसबुक में। और एक नहीं दिखता मैं, कईयों की चमक ज़्यादा होती है और कई बहुत फीके सितारों की तरह, जो बिल्कुल फीका सितारा होता है ना, और वो धीरे धीरे अपनी जगह से आगे चलता जाता है। और एक साथ 3 से 4 भी मैं देखी 1 घंटे के अंदर। तो इतने सारे सैटेलाइट ये कहाँ से आए और ये इसका कोई नुकसान भी है कि आगे जाकर के क्या है? सबसे पहली बात, आप देखते हो रात को, जबकि वो दिन में भी होते हैं। आप लोगों ने तो कभी गूगल पे अगर गूगल मैप देखा हो और उसको सैटेलाइट वाला व्यू अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो आप अपने घर, अपनी गली की छत को बड़े आराम से देख सकते हो। अपने बड़े सी स्क्रीन पे देखोगे ना आप, मान लो जब उन्होंने फोटो खींची थी उस वक्त अगर आपकी गाड़ी गली में खड़ी थी ना तो वो फोटो चूं का चूं आ जाता है। ये तो आपको दिखाने के लिए नकली व्यू है। असलियत में इनके पास ऐसे सैटेलाइट हैं कि आप इस टाइम गली में यहां कितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक आदमी का चेहरा देख सकते हैं ये लोग, एक एक आदमी का। इतनी क्लैरिटी के साथ आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। ये लोग चेक कर रहे हैं कि कितने लोग बोलना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए, आप एक बात देखिए, बूटा सिंह जी के ऊपर FIR करने की कोशिश क्यों की उन्होंने?
पुलिस ने आके दबाव बनाने की कोशिश क्यों की? उनकी कोशिश क्या थी कि इनको बुलाएंगे, वो इनको क्या कहेंगे, मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी पूरी गारंटी है कि कोई ना कोई इनको सलाह देगा कि इंज करो संधू साहब, थोड़ी सी एक वीडियो और जारी कर दो जी, मैंने ऐसे ही कह दिया था। हुई कभी किसी ने कहा? भाई इतनी सी बात है। ये कहेंगे ना, बकवास नहीं करनी, मैंने जो बोला तथ्य है, प्रूफ है कि तुम्हारे रेडिएशन हमारे आदमियों को मार रहे हो और तुम नाम किसी बीमारी का रख रहे हो। उन्होंने देखा भाई ये तो मानने वाला है नहीं, बाजे मेरे ऊपर एफआईआर करी चंडीगढ़ में, और बाय चांस वायरल हो गई वो वीडियो। उनको लगा कि यार ये तो पूरी दुनिया में चली गया इसका ज्ञान। थाने में जाके मेरे को भी यही बोला गया, और कुछ नहीं करना डॉक्टर साहब, बस इतना लिख दो कि भाई गलती हो गई, बोल दो, 500 रुपए भी नहीं देने, चालान भी नहीं देना, लिख के भी नहीं देना, सिर्फ उस अफसर को इतना बोलना है कि जी गलती हो गई। मैं कहा बौड़ा है कि तू, इतना बढ़िया मौका मिला दुनिया को बताने का कि तुम हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मैं पागल हूं। मैंने तो आईओ को यह भी बोल दिया था कि अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो घूंसे मार मार के नाक तोड़ूंगा, फिर जाऊंगा अंदर, रहूंगा अंदर, क्योंकि मौका है कि देश को बताने का मौका मिला हुआ यार, इतना थोड़ी ना होता है। तो ये तो मौका इनके पास आ गया, मौका हमारे पास आ गया, कल मौका आपके पास आएगा, ऐसे ही लोग जाग जाएंगे। तो मतलब क्या है, जगाने से है, और जागे हुए लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना कोई बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि जागे हुए लोग तो रोज लड़ते हैं भाई। अगर आप देखोगे ना, मेरी घरवाली अगर कभी मेरे साथ चली जाए, और मैं जैसे मैं बताता हूं मुंबई जा रहे थे, अब वो उन लोगों ने वो गुलामी वाले पटके के ऊपर जो मुंह के ऊपर पहनाते हैं वो लोग, कि आपको पहनना पड़ेगा, अपन तो पहनते नहीं, उसी का तो झगड़ा था। तो फ्लाइट में मैंने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, मैं कहा एक काम करियो, ये आएंगे मेरे को टोकेंगे और तन्ने कुछ नहीं करना, बस वीडियो बना लिए कि मैंने उसको क्या बोला। वो आई जी, मेरे से लगी वो बहस करने फ्लाइट अटेंडेंट, और मैं उसके साथ पूरा लगा रहा। मैं कहा अपन ये गुलामी का जो निशान है ये स्वीकार नहीं करते, जाओ या तो नीचे फेंक दो या वापस छोड़ाओ मेरे को, मैं नहीं जाता तुम्हारे हाथ, लगाऊंगा नहीं। मैंने सोचा मखाले पूनम जो है वीडियो बना रही होगी, मैं देखूं तो मुंह फेर के बैठी, जैसे मेरे को जानती ही नहीं। मैंने बोला तेरे को कहा था वीडियो बना लियो, कहता तेरा तो रोज रोज का काम हो रहा, जहां देखो वहीं बिड़बिड़ता है, मैं तेरे साथ वीडियो बनाने वाली थोड़ी हूं। मेरा मतलब क्या है कि जो जागे हुए हैं ना, उनको तो जहां भी गलत नजर आएगा वो तो वहीं रुकेंगे, वहीं टोकेंगे, पंगे भी लेंगे, उनके साथ में लोग उनको पागल भी कहेंगे। ये शुरू से होता आया है, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि इन लोगों को आपको केवल ये बताना है अपने आसपास पड़ोस को कि भाई हम तो हो लिए इकट्ठे, और आ जाओ जितनों ने आना हो। और जैसे ही ये कार्रवाई एक लेवल पे पहुंचेगा, यकीनन आपा जलंधर के अंदर अगली जब मीटिंग करेंगे तो अगर एक आदमी भी 20-20 आदमी ले आया तो यहां तो घमासान मचा देंगे, जलंधर सरकार को ऐलान कर देंगे चलो भाई बाबो यहां से पूरी बात है। तो इस उम्मीद में कि अपन साथ ला के हरियाणा पंजाब की तरफ पूरा भारत बिल्कुल ऐसे टकटकी लगाए देख रहा है कि जी क्रांति करेगा तो हरियाणा पंजाब ही करेगा। कल्ला हरियाणा आपके भरोसे है, आपकी जिम्मेदारी है अब अपने आस पड़ोस में और लोगों को जगाना और बताना, और दोनों भाई मिलके सारे देश ने इस अंतरराष्ट्रीय ताकतों से बचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल है तो? मैं पब्लिक से भी कहने वाला था भाई बहनों से, हाँ कोई और सवाल है तो मैं माइक लेके पीछे आ रहा हूँ और आप बल्हारा जी से सवाल पूछ सकते हैं। और एक सवाल बल्हारा जी मेरा है, वैसे तो मैंने आपको सुना है, उसका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जवाब पब्लिक को पता चले कि पब्लिक के मन में सवाल होगा कि अगर कोरोना नकली था तो इतनी मौतें कैसे हुई, और रोक दो देशों में रोक दो इसको।